समन संघ का सार यानी कंसेप्ट, यानी कि समन संघ क्या है, कैसे काम करता है, क्या इसका तरीका है, क्या इसकी कार्य प्रणाली है, वो सब कुछ मिला के उसका कंसेप्ट बोला जाता है। यहाँ लगभग सारे के सारे जितने भी समन संघी हैं वो अच्छी प्रकार समझ गए हैं कि समन संघ का सार क्या है। हम यहाँ रोज अभ्यास करते हैं, रोज प्रैक्टिस करते हैं, रोज यहाँ लेसन सीखते हैं और फील्ड में जाके उसको फिर दोबारा से अभ्यास करते हैं। सामने वाला ऐसा व्यक्ति जो कभी समन शब्द के बारे में कुछ ना सुना हो ना देखा हो, उससे हम बातचीत करते हैं, नए नए प्रश्न आते हैं, उनके जवाब देते हैं। समन संघ का सार अब इतना बड़ा हो गया है कि कोई भी समन संघी घंटों इस पे बात कर सकता है, पूरे पूरे दिन इस पे बात कर सकता है और सारे सवालों का जवाब दे सकता है। पर किसी को आधा घंटे में समझाना हो, किसी को 35 मिनट में समझाना हो, किसी को 40 मिनट में समझाना हो, तो कैसे समझाए? क्योंकि इतना अधिक जानकारी है, 30 40 50 मिनट में समेटने में नहीं आती। सवाल बहुत आते हैं, उनके जवाब होते हैं, सवाल जवाब में कई कई घंटे निकल जाते हैं। सामने वाला समझ जाता है कि समन संघ में दम है, इसके आइडिया में दम है, ये पुरानी पद्धति है, पुराना समन संघ है, पुरातन है, प्राचीन है। कई बार मानता है, कई बार उसकी मजबूरी होती है, नहीं मानता। जानता है, समझता है, पर नहीं मानता, मजबूरी बस कहीं और फंसा हुआ होता है। तो समन संघ में जब हम सामने वाले को जाते हैं बताने के लिए, तो सबसे पहली बात उसको ये बतानी चाहिए समन शब्द क्या है, उसके लेसन है। समन संघ क्या है, उसके लेसन है। और उसको ये बताना चाहिए, या वो ये प्रश्न करेगा कि समन संघ क्यों है, क्यों ये काम करता है, क्यों लोग इकट्ठे होते जा रहे हैं और इकट्ठे होने की क्या आवश्यकता आ गई है। यानी कि समन संघ में जो लोग काम कर रहे हैं उनकी समन संघ में काम करने की आवश्यकता क्या है, उनकी जरूरत क्या है, वहां पर वो जो कर रहे हैं काम को, उनकी नीड क्या है। अगर ये सवाल वो पूछता है तो समन संघ में अच्छी तरह से इंटरेस्ट ले रहा है। क्योंकि कोई भी काम दुनिया में अगर होता है, किसी कारण से होता है। समन संघ में भी अगर लोग इकट्ठे हो रहे हैं तो कोई वाजिब कारण है। और वो जो कारण है, वो जो सामने एक विकराल समस्या है, वो कारण है। तो समस्या पे बात करनी चाहिए सबसे पहले। क्योंकि जब तक आप समस्या पे बात नहीं करेंगे, वो समाधान में इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा। तो समस्या खुद उसके मुंह से निकलवाएं तो बेहतर है, हम बताएं तो इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है। उसको पूछना चाहिए क्या संविधान में लिखित सारे अधिकार उसको मिलते हैं, क्या वो अपनी बात को खुल के कह सकता है, क्या सारे काम के उसको अधिकार हैं, या जितने काम वो करता है उनमें सब में इज्जत है, क्या उसको उसके काम का बराबर पैसा मिलता है, क्या उसकी बात सरकार के विभागों में सुनी जाती है, क्या सरकार की सारी सुविधाएं उस तक पहुंचती हैं, क्या उसका जीवन स्तर बाकी देश के लोगों के जीवन स्तर के बराबर आया है, क्या उसके बच्चों को इतनी शिक्षा मिल रही है जितनी उसने हासिल की है, क्या उसको इतनी सुख सुविधा आर्थिक मिल रही है जितनी उसको मिली हैं, क्या उसको स्कॉलरशिप, वजीफे, पढ़ाई में छूट, हेल्थ में छूट, नौकरी में छूट, ये सब मिल रहे हैं जितने उसको मिले हैं उसके बच्चों को मिल रहे हैं या नहीं, क्या उसके बच्चों को रोजगार की गारंटी है, क्या देश में उसको बराबर में सारे संसाधन मिलने की गारंटी या मिल रहे हैं। ये सवाल उससे पूछने चाहिए। ये सवाल अगर आप उससे पूछोगे, वो सारे सवालों के जवाब में गर्दन को ना करके हिलाएगा। ना ना, कोई जानबूझ के हाँ हाँ करना चाहे तो कर सकता है, क्योंकि आपसे कोई चलन हो सकती है, समर संघ से कोई बैर हो सकता है। मुझे ऐसे लोग मिलते हैं जो बात सुनने को तैयार नहीं होते, वो कहते हैं जी हमारा यकीन नहीं है। क्योंकि उनकी समस्या, कई बार सामने वाला व्यक्ति होता है, कई बार उनका ईगो, कई बार अहम, कई बार संगठन, कई बार बहुत सारी बात होती हैं, नहीं नहीं बताता आदमी।
पर अधिकतर लोग कहेंगे जी ये हमको नहीं प्राप्त हो रहा है, ये हमको नहीं मिल रहा। यानी इस देश के अंदर जो समन लोग हैं उनकी बराबरी का जो संसाधन है, जो बमन लोग हैं उनके बराबर नहीं है। कोई व्यक्ति अलग अलग काम कर सकता है, पर काम का पैसा बराबर मिलना चाहिए, जिससे कि दोनों के बच्चे समान स्कूल में, एक ही स्कूल में शिक्षा ले सकें, दोनों के बच्चे एक होटल में खाना खा सकें, दोनों के बच्चे एक ही जहाज में जा सकें, दोनों के बच्चे एक जैसी कार खरीद सकें। काम अलग अलग हो सकते हैं, पर काम का मिलने वाला पैसा अलग अलग नहीं हो सकता। यहाँ काम अलग अलग हैं, और अलग अलग इस बिना पे हैं क्योंकि एक को मिलता है 1 लाख रुपया और एक को मिलता है 5,000 रुपया। तो 5,000 रुपये वाला किसी भी हालत में 1 लाख रुपए मिलने वाले व्यक्ति के बराबर अपने बच्चों की शिक्षा, खाना पीना, रहना, उनकी एजुकेशन, उनकी बातचीत, उनके कपड़े, उनका घूमना फिरने का जो स्तर है, लेवल है, वो प्राप्त नहीं कर सकता। ये समस्या है। ये समस्या है कि आदमी को आदमी, मनुष्य को मनुष्य, मानव को मानव समझने में डिस्क्रिमिनेशन है, समझा नहीं जा रहा है। कागजों में है, किताबों में है, पर प्रैक्टिकल आधार पे अभ्यास में नहीं है। चाहे वो बहुत बड़ा कोई सरकारी विभाग में अफसर है, चाहे कोई बहुत बड़ा कोई मंत्री है, चाहे कोई मिनिस्टर है, चाहे एक्स मिनिस्टर है, चाहे एमएलए है, चाहे एमपी है, ऊपर के लेवल से बता रहा हूँ आपको। चाहे कोई बहुत पैसे वाला है, चाहे कोई बहुत पढ़ा लिखा है, किसी के पास बहुत डिग्री है, चाहे कोई शरीर में बहुत तगड़ा है, चाहे कोई बड़ी बड़ी मूछें रखता है, चाहे किसी का रंग गोरा है या काला है, पर भेदभाव और डिस्क्रिमिनेशन चारों तरफ अभ्यास में आता है। समण और बमण के बीच में ये भेद एक एक व्यक्ति को साफ दिखाई देता है। ये कोई व्यक्ति कह सकता है सिर्फ मना करने के लिए, आपके सामने वाली की बात ना ना माने, पर वो पूरी जिंदगी घुट घुट के जीता है, पूरी जिंदगी दाएं बाएं देखता है। उसकी आवाज में दम नहीं होता, उसके चेहरे पे नूर नहीं होता, उसकी गर्दन झुकी रहती है, उसकी आंखें नीची रहती हैं। वो जहां रहता है, जहां आता है, जहां काम करता है, हर वक्त इस बात से लड़ता रहता है कि कहीं कोई दिक्कत है, कहीं कोई परेशानी है, कहीं कोई उसको अच्छी तरह से ट्रीटमेंट का नहीं मिल रहा है, कहीं कोई भेदभाव है, डिस्क्रिमिनेशन है। हर जगह ही मिलता है। और जब वो समण अपने समणों में आके बैठता है, तो जो बाहर से जूते खा के आता है उसको अपने भाइयों में जाके बिखेरता है, निकालता है। अपने भाइयों में जाके ईगो अहम दिखाता है, अपने भाइयों में जाके बड़ा छोटा करने की कोशिश करता है, अपने भाइयों में जाके वो लड़ता है, मरता है, या अपना डिप्रेशन निकालता है, या अपनी कुंठा निकालता है। हमारे लोग इसको समझ नहीं पाते कि आखिर हमारे लोग आपस में ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं, पर ये व्यवहार उनको 24 घंटे बाहर से मिलता है। 24 घंटे। जैसे कोई व्यक्ति अगर कहीं नौकरी करता है और उसका बॉस उसको डांट दे, तो वो घर पे आके अपनी पत्नी के ऊपर घुर्राता है और खामे खा 2 बच्चों में चांटे लगा देता है। ठीक वैसे ही जो समण लोग हैं उनकी हालत, किसी भी प्रकार का समण हो, कहीं भी काम करने वाला हो, कैसा भी हो, वो पूरे दिन कहीं ना कहीं से कुछ निगेटिविटी लेके आता है, कोई डिप्रेशन लेके आता है, कहीं से बेइज्जती लेके आता है, कहीं से नुकसान लेके आता है, कहीं से कुछ डांट फटकार लेके आता है, और आके अपने भाइयों में बैठता है और वहां निकालता है, या किसी मीटिंग में आता है, या कहीं कोई कार्यक्रम अच्छा करने की कोशिश करते हैं तो वहां जाके उसको गंदगी को बिखेरता है। ये नेचुरल सा डिप्रेशन का प्रोसेस है। और बहुत सारे लोग पागल भी हो गए हैं इस चक्कर में, और बहुत सारे लोग अपनी पत्नियों को पीटते हैं इस चक्कर में, और बहुत सारे लोग शराब पीते हैं इस चक्कर में, और बहुत सारे लोग घर पे आके अपना मूड खराब करके बैठे रहते हैं। पर समझ में नहीं आता कि ये हो क्या रहा है। सुबह को ठीक जाता है, शाम को आते आते फिर टेढ़ा हो जाता है, क्या कारण है, और रोज का काम चल रहा है। उसको समझ में नहीं आता कि सोसाइटी में जहां वो काम करने जाता है, जहां वो बस में जाता है, जहां वो रेल में जाता है, जहां वो आना जाना कर रहा है, जहां वो बैठना उठना कर रहा है, कि शादी ब्याह में जा रहा है, वहां पर उसके साथ में पल पल 24 घंटे कुछ ना कुछ अलग डिफरेंस टाइप का, डिफरेंट टाइप का, डिस्क्रिमिनेशन टाइप का, भेदभाव टाइप का उसको मिल रहा है। उसको वो समझ नहीं पाता। ये प्रोसेस है, ये समस्या है। इस समस्या के कारण हमारे लोग अपना काम नहीं कर पाते और कामों में ध्यान लगाए रहते हैं। उनकी लड़ाई इसी बात से रहती है कि कैसे इसको ओवरकम करें, कैसे इसको विजय प्राप्त करें। और विजय प्राप्त करने के चक्कर में
इस समस्या का समाधान करने के चक्कर में वो बहुत सारे टेम्परेरी काम शुरू कर देते हैं। जैसे आज मैंने अपने घर के अंदर जो मैसन होता है, राजमिस्त्री होता है, उससे कुछ काम कराया। वो उसका नाम जितेंद्र मंडल। पर जब उसने अपना सर से कपड़ा उतारा तो एक पीछे लंबी सी पूंछ उसने लगाई हुई थी उसके बालों की। तो मुझे बड़ा ताज्जुब सा हुआ। एक मेरा साथ का बंदा है जो मुस्लिम है, बातचीत हुई तो कह रहा जी हम तो ब्राह्मण हैं। भाई ब्राह्मण हो मुस्लिम कैसे हो? मतलब लोगों ने अलग अलग तरह की चीजें निकाल रखी हैं। किसी ने पंडित जी लिखा हुआ है पीछे, किसी ने मित्तल लिखा हुआ है, किसी ने गुप्ता लिखा हुआ है, किसी ने शर्मा लिखा हुआ है, कोई ठाकुर जी बना हुआ है, कोई कुछ बना हुआ है। छुपा के घूम रहे हैं, बदल के घूम रहे हैं। कुछ अलंकार लगा रखे हैं, किसी ने तिलक लगा रखा है, किसी ने कुछ लगा रखा है। इसको टेम्परेरी रूप से लड़ने के लिए, समस्या का समाधान निकालने के लिए अपने अपने लेवल पे लोगों ने बहुत सारी बातें कर रखी हैं। कई नौकरी करने जाते हैं तो नाम बदल दे देते हैं, जगह बदल देते हैं, बताते नहीं है, छुपे फिरते रहते हैं। वर्किंग प्लेस पे बताते नहीं है, पीछे हट जाते हैं, बोलते नहीं है। अगर कहीं बाबा साहब का फोटो लगा हो, भगवान बुद्ध का फोटो लगा हो, ज्योतिबा फुले का फोटो लगा हो, तो उस कार्यक्रम में नहीं जाते। मोहल्ले में कोई कार्यक्रम हो तो जय भीम नमो बुद्धाय नहीं बोलते। जो भी उनके चिन्ह हैं वो नहीं बोलते। समस्या को कबूतर की तरह, जैसे बिल्ली आती है और कबूतर आंख बंद कर लेता है कि बिल्ली चली गई, ऐसे करके लोग समाधान करने में लगे पड़े हैं। पर बिल्ली जाती नहीं, उल्टे कबूतर को खा जाती है। और कबूतर को पता ही नहीं कि उसको क्यों खाया गया है। अगर आंख से आंख मिलाता और चोंच मारता अगर उसमें बिल्ली में, तो बिल्ली भाग जाती, रुकती नहीं। बिल्ली की आंख फोड़ सकता था, चोंच थी उसके पास। पर आंख बंद करने से सोचता है समस्या का समाधान हो गया। तो ये समस्या है। ये समस्या डीप समस्या है, गहरी समस्या है। और ये सबके साथ है। कोई इसको नकारता हो तो झूठ बोलता है, कोई नकारता हो तो बहुत गहरी समस्या में है, कोई इसको नकारता हो तो वो इतना ज्यादा परेशान है कि इसको नकारना ही ला समझ रहा है, स्वीकारता नहीं है। जब तक समस्या को स्वीकार नहीं करेगा, समाधान तक नहीं पहुंचेगा। क्योंकि समस्या ही नहीं मान रहा है। जब समस्या ही नहीं मान रहा है तो उसे समाधान की आवश्यकता नहीं है। जब आप ये मान ही नहीं रहे हो कि आप बीमार हो, तो दवाई किस बात की खाओगे? दवाई तो तब खाओगे ना जब आप ये स्वीकार करोगे कि आप बीमार हो, या कोई डॉक्टर ये कहे कि आप बीमार हो और आप स्वीकार करोगे हाँ बीमार हो, तब आपको दवाई देगा, तब दवाई आप खाओगे। तो बहुत सारे लोगों की समस्या तो ये है कि वो बीमार है मानसिक रूप से, पर मानने को तैयार नहीं है कि वो बीमार है और ये समस्या उनके साथ है। पर समन संघ इस समस्या को खुले तौर पर स्वीकार करता है। समन संघ का एक एक संघी इस बात को खुले तौर पर स्वीकार करता है कि हाँ ये हमारे साथ समस्या है, तो आओ अब इसका समाधान करते हैं। तो ये बातचीत जब आगे बढ़ेगी और सामने वाला व्यक्ति स्वीकार करेगा, तो फिर समाधान पे जाएंगे। और अगर वो स्वीकार नहीं भी करता है, तो धीरे से मुस्कुरा के बोलो, अच्छा आपको समस्या नहीं है, कोई बात नहीं है, समाधान बता दूं क्या? आपको मना नहीं कर पाएगा। क्योंकि झूठ बोल के तो बोल रहा है वो, कोई समस्या नहीं है, समस्या तो है। उसकी आंखें नीची होंगी, उसकी आवाज नीची हो जाएगी, उसकी गर्दन नीची हो जाएगी, उसकी बॉडी ढीली हो जाएगी, उसके हाथ पर ढीले हो जाएंगे। वो कुर्सी से उठ नहीं पाएगा, हिल नहीं पाएगा जहां बैठा है, क्योंकि समस्या तो अंदर तक घुसी हुई है। तो आपको मना नहीं कर पाएगा। तो आप समाधान उसको बताना शुरू कीजिए। समाधान क्या है? आज के समय और पुराने समय के समाधान में थोड़ा सा अंतर है, कोई ज्यादा अंतर नहीं है। पुराने समय में भी समस्या का समाधान इकट्ठे होकर करते थे, और आज के समय भी समस्या का समाधान इकट्ठे होकर करते हैं। तो अंतर कहाँ है? अंतर इस बात का है कि पुराने समय में छोटे छोटे डेमोक्रेटिक संघ थे, पूर्व में और पश्चिम में। यानी जो लोगों के संघ थे, गण परिषद हुआ करती थी, उनको गण परिषद भी बोला करते थे। वो छोटे छोटे कबीले टाइप में लोगों के हुआ करते थे। कोई बहुत बड़ा देश एक साथ नहीं था उस समय तक। और 16 महाजनपद हुआ करते थे, तो वो भी अलग अलग थे। ये सम्राट अशोक के समय एक हुए हैं, उससे पहले वो अलग अलग थे। आज थोड़ा सा अलग है। आज आपका पूर्व से लेकर पश्चिम तक और उत्तर से लेकर दक्षिण तक पूरा देश एक है, और आपकी वार्तालाप सबसे होती है। और आप आज लैंग्वेज का बैरियर, यानी भाषा का जो अवरोध है, उसको भी तोड़ चुके हैं। आपके पास में भाषा को बदलने के लिए अंग्रेजी भाषा है जिसमें आप बात कर सकते हैं, बेशक सामने वाले को हिंदी आती हो, तमिल आती हो या ना आती हो। तो आज समस्या पूरे देश की यही समस्या है, और समाधान भी तब होता है जब पूरा देश इकट्ठा होकर समाधान के लिए यस करे।
तो क्या समाधान है आज के समय? वही जो पहले था, इकट्ठा होना है, ये समाधान है। और इकट्ठे हुए बिना समाधान नहीं है, क्योंकि समस्या का जो टोटल समाधान होना है वो होना है पार्लियामेंट से, संविधान से, संविधान में अमेंडमेंट से, संविधान में अपनी बात को लिखवा कर, उसको क्रियान्वयन करवा कर, उसको लागू करवा कर और उस पर चलकर समस्या का समाधान हो सकता है। आपको देश के संसाधनों में हिस्सा जो मिलेगा वो संविधान से मिलेगा। आपको जो नौकरी मिलेंगी, जो रोजगार मिलेगा, जो रोजगार के लिए लोन मिलेगा, या जो फ्री एजुकेशन मिलेगी, या जो बेरोजगार भत्ता मिलेगा, या काम मिलेगा, या कुछ भी मिलेगा जो देश के रिसोर्सेस में, वो संविधान में लिखने के बाद मिलेगा, उससे पहले मिलेगा नहीं। तो संविधान में लिखने का प्रोसेस है जो संविधान में निहित है कि आपको इकट्ठे होके 51% की से ऊपर की संख्या देनी है, तब संविधान आपकी बात मानता है। तो बहुमत चाहिए, तो इकट्ठे लोग चाहिए, और वो भी परमानेंट चाहिए। ऐसा नहीं है कि बस 4 घंटे के लिए 2 अप्रैल 2018 की तरह इकट्ठे हुए और एक आदेश आपने चेंज करा लिया, बस बात खत्म होगी, नहीं। क्योंकि बहुत सारे आदेश हैं जो चेंज कराने हैं और बहुत सारे आदेश हैं जो आपको लिखवाने हैं। वो तभी है जब आप परमानेंट रूप से इकट्ठे हो जाएं। तो परमानेंट रूप से इकट्ठा होना, एमपी एमएलए बनना नहीं, परमानेंट रूप से इकट्ठे होना, संविधान में अपने फेवर में, अपने मतलब की बात, अपने पक्ष में, अपने लाभ की बात को लिखवाने का एक तरीका है जो आज के समय है, पहले नहीं था। ये अंतर है पहले में और आज में। तो उस तरीके को लिखवाने के लिए इकट्ठा होना एक काम है। ये है समाधान। इस समाधान की भी एक समस्या है। समाधान में जो समस्या आ रही है वो ज्यादा टिपिकल है, हमें उससे फाइट करना है। ये बात उसको कहनी है जो सामने बैठा हुआ व्यक्ति जिसको आप समझा रहे हैं। क्योंकि समस्या के अंदर, समाधान के अंदर जो समस्या आई है, हम समाधान करना चाहते हैं, इकट्ठे होना चाहते हैं, 51% से ऊपर हमारी संख्या है ऑलरेडी। हम 85-90% माने जाते हैं। 85-90% में से 60-70% लोगों को इकट्ठा करना कोई बड़ी बात नहीं है। तो जो समाधान में समस्या है वो क्या है? समाधान में समस्या ये है कि इकट्ठे होने में समस्या आ रही है। ये 51% की संख्या पहुंचाने में, परमानेंट पहुंचाने में, इसमें समस्या आ रही है। तो समाधान में समस्या है। समाधान तो हमारे पास है और समाधान को सब जानते हैं, पर समाधान के लिए जो काम कर रहे हैं उसमें समस्या है। तो समस्या क्या है, उससे बातचीत होगी आगे। तो उससे पूछो कि भाई इकट्ठे होने में समस्या कहाँ आ रही है। तो आप उससे बातचीत में पूछोगे भाई तुम क्यों नहीं इकट्ठे होते हो, बताओ क्या कारण है। उससे पूछोगे बताओ कौन से संगठन से जुड़े हुए हो, बताओ अच्छा कौन सी संस्था से जुड़े हुए हो, तो कोई संस्था का नाम लेगा। बताओ किस राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए हो, तो किसी राजनीतिक पार्टी का नाम लोगे। बताओ किस धर्म को, मत को मानते हो, तो कोई धर्म मत बताएगा। बताओ किस एरिया में रहते हो, क्या रहते हो, तो बताएगा। फिर उससे पूछो आप कि इकट्ठे होने में आपके संगठन को, आपके जो मत है, जो गुरु है, जो भी कुछ है, उनका कोई बना हुआ है सिस्टम उसमें, या कोई राजनीतिक पार्टी है उसमें, सबको इकट्ठा करने में समस्या कहाँ आ रही है। अब जवाब नहीं दे पाएगा, क्योंकि इतना सोचने कौन देता है किसी को। इतना सोच नहीं है हमारे आदमी की, साधारण आदमी की, कि वो जिस पार्टी में है, जिस संगठन में है, जिस मत को मानना है, जिस गुरु को मानना है, जिस धर्म को मानना है, जो उसका संगठन है, या जो उसका क्षेत्र है, या जो उसकी भाषा है, या जो उसकी कास्ट है, उसमें इकट्ठे होने में समस्या क्या आ रही है, इतना दिमाग नहीं चलता। अगर इतना दिमाग हम अपने आदमी का चला लें और सामने वाले को जगा दें कि ये है समस्या, जो समाधान में समस्या आ रही है वो ये समस्या है, तो क्या जवाब देगा? किसी राजनीतिक पार्टी का होगा तो कहेगा जी हमारी राजनीतिक पार्टी में लोग नहीं आ रहे हैं, सारे लोग नहीं आ रहे हैं, ये कहेगा। सारे लोग नहीं आ रहे हैं, या जिस मत को, जिस धर्म को, या जिस गुरु को मैं मानता हूं उसमें सारे लोग नहीं आ रहे हैं, ये कहेगा। या जो हमारा संगठन है उसमें सारे लोग नहीं आ रहे हैं जी, लोग अलग अलग रहते हैं जी, लोग अलग अलग काम कर रहे हैं जी, लोग एक दूसरे की सुनते नहीं है जी, लोग एक दूसरे की बात मानते नहीं है जी। हम तो बहुत प्रयास कर रहे हैं, हमारी पार्टी, हमारा संगठन, हमारा मत, हमारी कास्ट, हमारे लोग, हमारी भाषा, हमारा क्षेत्र, हमने तो जान लगा रखी है, पर लोग बात नहीं मानते जी हमारी, ये वो कहेगा। वो ये नहीं कहेगा कि मैं बात नहीं मानता, ये नहीं कहता। तो अपनी हार कौन मानता है, अपनी कमी कौन बताता है?
कभी भी अपनी कमी, अपनी हार को कोई स्वीकार करने को तैयार नहीं है, अहंकार बीच में आ जाता है। तो उसको बड़े प्यार से समझाइए कि भाई कभी बैठे हो क्या? क्या कभी राजनीतिक पार्टियां साथ बैठी हैं क्या? क्या कभी सारे संगठनों को एक साथ बैठ के आपने देखा है क्या? क्या जितने भी लड़कों के दल बल हैं कभी साथ बैठे हैं क्या? क्या ये सरकारी कर्मचारी को अलग अलग जो मधुमक्खी के छत्ते बने हुए हैं ये सब एक साथ बैठे हैं क्या, जो शहद पी रहे हैं सरकारी कर्मचारियों का? क्या ये जो संगठन है जितने चला रहे हैं अलग अलग, ये एक साथ बैठे क्या? ये जो बाबा हैं, संत हैं, गुरु हैं, ये क्या कभी एक साथ बैठे क्या? लेटेस्ट उदाहरण है, महाबोधि टेम्पल को छुड़ाने के लिए प्रयास चल रहा है। और महाबोधि टेम्पल को छुड़ाने के लिए सब लोगों ने अपने अपने फोटो के साथ में अपनी अपनी अपील जारी कर रखी है। दिल्ली के अंदर दो भारतीय बौद्ध महासभा चलती हैं, एक का पर्चा अलग है, एक का पर्चा अलग है। अरे तुम्हारे पर्चे अलग है, तुम साथ बैठ नहीं सकते। यहाँ और भी कई सारे बुद्धिस्ट वो हैं, क्या बोलते हैं, संस्था हैं, वो अलग अलग कार्यक्रम लगा रही हैं, कोई कहीं ज्ञापन दे रही है, कोई कहीं। अरे सरकार क्या पागल है क्या? इतना बड़ा इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट होता है उसके पास में, उसे पता नहीं होता कि अलग अलग ज्ञापन आ रहे हैं, अलग अलग पोस्टर चल रही हैं। जब तुम धर्म के नाम से नहीं इकट्ठे हो सकते, समणों का एक ही तो मत है, बाकी समणों के बहुत सारे सारे मत हैं, पर एक मत के जो लोग हैं वो नहीं इकट्ठे हो सकते, तो दूसरे मत के लोगों का उसमें आने का क्या मतलब है? कोई रविदासी है वो कहेगा ये तो बौद्धों की बात है, जाने दो। कोई वाल्मीकि वाला कहेगा तो बौद्धों की बात है, जाने दो। कोई गुरुचांद ठाकुर वाला वो कहेगा बौद्धों की बात है, इनको जाने दो। कोई गुरु घासीदास वाला है वो कहेगा बौद्धों की बात है, इनको जाने दो। कोई और उसका मजहब का या मत का होगा वो कहेगा बौद्धों की बात है, इनको जाने दो, ये करेंगे। और बौद्धों में भी अलग अलग चल रहे हैं। तो उससे पूछो क्या ये समस्या नहीं है क्या? ये समाधान की समस्या नहीं है क्या? कौन इनको अकल देगा? कौन इनसे कहेगा? क्या आपने कोशिश की? क्या इनको इकट्ठा नहीं होना चाहिए? तो झूठ मूठ को कहेगा नहीं, हम तो बहुत कहते हैं जी इकट्ठे हो जाओ, इकट्ठे हो जाओ, इकट्ठे हो जाओ, पर होते नहीं, ऐसा कहेगा। हम तो बहुत कोशिश करते हैं, हम तो सबसे कहते हैं जी। भाई तुम सबसे कहते हो, पर तुम इकट्ठे होने कहीं गए क्या? तुमने कहीं अपना समर्थन पत्र दिया? कहीं कहीं तुमने ये कहा जी कि आज के बाद हम अपने संगठन को खत्म करते हैं और दूसरे के संगठन के साथ आगे, आज के बाद हम अपने मत को दूसरे के मत के साथ में विलय करते हैं, हमारा कोई झगड़ा नहीं है, आज के बाद हम भाई भाई हैं, आज के बाद सरकारी कर्मचारियों को एक ही संगठन रहेगा चाहे कुछ भी हो जाए, आज के बाद लड़कों का दल बल एक ही रहेगा चाहे कुछ भी हो जाए, आज के बाद वॉलंटियर फोर्स और टाइगर फोर्स और लॉ इन फोर्स और मंकी फोर्स और जितना भी फोर्स है वो सब एक रहेंगे, अलग अलग नहीं रहेंगी। आज के बाद जितनी भी राजनीतिक पार्टियां वो सब एक रहेंगी, वरना हम वोट नहीं देंगे। कभी कुछ डिक्लेयर किया तो क्या कहेगा? हमारी कौन सुनता है जी, हम तो बहुत कहते हैं पर हमारी मानता कहाँ है, ऐसा कहेगा। ऐसा करके टालने की कोशिश करेगा। कह रहे भाई तुम्हारी कोई मानता नहीं, तुम किसी की मानते नहीं, ये है समाधान में समस्या। भाई कहीं तो एक आदमी को स्टैंड लेना पड़ेगा, या तो तुम मानो और या मनवा लो, दोनों में से एक काम करोगे, पर जिद पर मत अड़ो। सारे के सारे लोग ये कहेंगे जी कि आप मेरे में आके मिलो, आप मेरे में आके मिलो, तो कौन किससे मिलेगा? आपके तो अहम और ईगो आगे चल रहे हैं और मिलने का काम पीछे चल रहा है। तो अहम और ईगो नहीं मिलते। अहम और ईगो नेगेटिव प्रॉपर्टी हैं। आदमी मर जाता है, कब्र में धस जाता है, जल जाता है, फूक जाता है, उसके बाद भी जब जलता है ना तो ईगो अहम वालों की टांगे ऊपर उठती है जलते समय भी, उनकी टांगे नीचे नहीं होती उनकी। तो ईगो अहम तो इतनी बड़ी बीमारी है, इसको पीछे रखो। अगर इसको पीछे नहीं रखोगे तो किसी भी हालत में इकट्ठे नहीं हो सकते। तो ये समस्या के अंदर, ये समाधान के अंदर समस्या चल रही है, इसको जगाओ, इसको बताओगे। फिर बताओ आप कि समन संघ इस समस्या का, जो समाधान में समस्या है, इसका कैसे इलाज करता है। जब आप उसे बताओगे तब उसको कुछ लगेगा। समन संघ के अंदर जो आइडेंटिटी है, जो पहचान है, वो इसकी पहचान, इसकी ताकत है। सामने वाले से पूछो तेरी क्या पहचान है, क्या बताएगा? कोई कास्ट बताएगा, कोई धर्म की बताएगा, कोई राजनीतिक पार्टी की बताएगा, कोई संगठन की पहचान बताएगा, कोई पढ़े लिखे की पहचान बताएगा, कोई नौकरी की पहचान बताएगा, कोई भाषा की पहचान बताएगा, कोई क्षेत्र की पहचान बताएगा, कोई जेंडर की पहचान बताएगा। ये सारी पहचान वो बताएगा जो उसके पास होगी, जो जिनको वो सिर्फ जानता है। उससे आप बातचीत करके ये बताओगे कि तेरा और मेरा जो पहचान है वो एक कैसे है, ये बता। और अगर तेरे को समझ में नहीं आती है तो दुनिया के अंदर किसी राष्ट्र में जब तक एक व्यक्ति की एक पहचान नहीं होती, वो जुड़ता नहीं।
भारत इसलिए जुड़ा हुआ है क्योंकि हर एक व्यक्ति कहता है मैं भारतीय हूं। यहां कोई भी व्यक्ति ये नहीं कहता कि मैं भारतीय नहीं हूं। जब उनको किसी दूसरे स्टेट में आना जाना होता है तो वो ये कहते हैं कि मैं बिहार से आया हूं, मैं बंगाल से आया हूं, मैं उत्तर प्रदेश से आया हूं, मैं गुजरात से आया हूं, मैं गुजराती हूं, मैं तमिल हूं, मैं कन्नड़ हूं। वो बोलते हैं, पर जब सामूहिक उनसे पूछा जाता है तो वो कहते हैं हम भारतीय हैं। दुनिया में उनकी पहचान भारतीय के नाम से है। दुनिया में उनकी पहचान बिहारी के नाम से नहीं है, गुजराती के नाम से नहीं है। गुजराती, मराठी, हिंदी वाला, या जम्मू कश्मीर वाला, या हिमाचली, ये पहचान तब होती है जब दो भारतीय आपस में मिलते हैं और कहते हैं हम दोनों की पहचान भारतीय हैं। आप भारत में कहाँ रहते हो, मैं भारत में कहाँ रहता हूं। तब आगे की पहचान चलती है। पर सबसे बड़ी पहचान उनकी भारतीय है। भारत होने से उनकी पहचान। अगर किसी भारतीय के साथ में कोई विदेशी आ जाए तो क्या बात करेगा उससे? वो कुछ कर ही नहीं सकता उससे, क्योंकि वो उसके क्षेत्र का नहीं है, तो क्षेत्र की बात नहीं करेगा। फिर तो कंट्री की बात चलेगी, उसके कंट्री की और हमारे कंट्री की। ना भाषा की बात चलेगी, ना क्षेत्र की बात चलेगी, कुछ नहीं चलेगी। तो हमारी जितनी पहचान है, चाहे वो कास्ट की है, चाहे राजनीति की है, चाहे संगठन की है, चाहे वो भाषा की है, चाहे वो क्षेत्र की है, चाहे वो पढ़ लिखे की है, चाहे वो किसी भी तरह की समुदाय की है, वो पहचान हमारी बाद में है। वो पहचान भी रहती हैं, क्योंकि मनुष्य की बहुत सारी पहचान है, पर वो टेम्परेरी पहचान बदलती रहती हैं। हम जब किसी सामने वाले से व्यक्ति से मिलते हैं तो हमको ये बात का पता करना है कि हम उससे समण होके मिल रहे हैं, या बिहारी होके मिल रहे हैं, या जात के हिसाब से मिल रहे हैं, या हम पढ़े लिखे के हिसाब से मिल रहे हैं, या तूने कम कमाया मैंने ज्यादा कमाया इसके हिसाब से मिल रहे हैं, या कोई और तरीका हमने अपना रखा है कि तेरा संगठन ये है, मेरा संगठन ये है, तेरा राजनीति ये है, मेरी राजनीतिक पार्टी ये है। किस हिसाब से मिल रहे हैं? अगर हम समण के अलावा किसी और तरीके से मिलेंगे, हम जिंदगी में एक नहीं हो सकते। जिंदगी में एक नहीं हो सकते। हमारे डिफरेंस पहले आ जाते हैं। वो कहेगा मैं फलानी राजनीतिक पार्टी का हूं, और आप कहोगे मैं फलानी राजनीतिक पार्टी का हूं, बात खत्म हो गई। अपनी अपनी पार्टी लेके अपने अपने घर जाओ। क्योंकि आपके कहने से आपकी पार्टियां एक नहीं होने वाली हैं। जब तक आप स्ट्रांगली उनको डिनाई नहीं करोगे, मना नहीं करोगे कि जब तक एक नहीं होंगे, जब तक हम आपके साथ नहीं है। आपको कोई और कास्ट वाला मिला, उसने कहा मेरा ये कास्ट है, आपने कहा मेरा कास्ट है, जिंदगी भर का झगड़ा रहेगा। कास्टों के झगड़े ऐसे हैं कि एक बार कास्ट का नाम आपने लिया नहीं, झगड़ा शुरू अपने आप, ऑटोमेटिक आपका मन खराब हो जाएगा। आपने कोई मत बताया, कोई मजहब बताया, कोई रिलीजन बताया सामने वाले को, और आपका डिफरेंट है, आपका दूसरा है, आपका जिंदगी में मेल मिलाप हो ही नहीं सकता। चाहे कुछ हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, वो कहेंगे ये मेरे मत का नहीं है, मेरे गुरु को नहीं मानता, मेरे मजहब को नहीं मानता, मेरे धर्म को नहीं मानता, इनका अलग है, मेरा अलग है। ये जितनी भी पहचाने हैं, ये मनुष्य को तोड़ने के लिए हैं। तोड़ने के लिए हैं। इनसे मनुष्य टूटता ही टूटता है। और मनुष्य क्या टूटता है? समण टूटते हैं। वमनों में ये पहचान नहीं है। वमनों में कास्ट सिस्टम नहीं है। वमनों की राजनीतिक पार्टी, उनकी सारी पार्टी राजनीति में घुस जाते हैं और वो सब एक होते हैं। कोई सी पार्टी छोड़ के कहीं भी चले जाते हैं वो। वमनों का व्यापार सब्जी के एक साथ चलता है। वो किसी और समण को व्यापार में नहीं आने देते। समण अगर उनके साथ में व्यापार में पार्टनरशिप कर भी ले तो उसका पैसा खा जाते हैं, या उसको घाटा दे देते हैं, पर वो व्यापार नहीं करने देते उसको। उनका जो नेक्सस चलता है पूरा पूरा, वो वमन के नाम से चलता है। तो उनसे सीखो भाई, कि उनकी आइडेंटिटी वमन के नाम से चलती है, और वमन के नाम से वो इकट्ठे रहते हैं। बाकी सारी आइडेंटिटी उनकी है ही नहीं। और हमने फालतू की आइडेंटिटी अपने गले में बांध रखी है, और हम उन पर लड़े जा रहे हैं और मरे जा रहे हैं। ये बात उसको समझाओ। ये बात उसको बताओ कि जब तक तू और मैं दोनों हम समझ रहेंगे, तब तक भाई भाई हैं। और तूने ये कह दिया कि मैं तो मेरठ का हूं, और दूसरे वाले ने कह दिया कि मैं अलीगढ़ का हूं, तो एक मेरठिया हो जाएगा, एक अलीगढ़िया हो जाएगा। जिंदगी में आप कभी किसी भी हालत में समण नहीं हो सकते। फिर आपका झगड़ा बरकरार रहेगा। इसलिए अगर समस्या का परमानेंट समाधान चाहिए, तो वो समाधान है कि तू भी समण है और मैं भी समण हूं, इस पे स्टिक रहने देना है। इसके आगे पूछना नहीं है, और पूछना है तो मानना नहीं है। अगर जानते भी हो तो उसका जिक्र नहीं करना है। आप जिक्र करोगे, आपके डिफरेंस पैदा हो जाएंगे। जब तक माथे पर परमानेंट समण हूं, मैं समण हूं ऐसा नहीं लिख दोगे, आपके माथे से, आपकी बातों से, आपके क्रियाकलाप से, आपकी भाषा में जब तक मैं समण हूं निकल के नहीं आता है, तब तक किसी भी हालत में इस समस्या का परमानेंट इलाज नहीं हो सकता। तब तक आपको फील्ड में जाके 24 घंटे जाके जलालत झेलनी पड़ेगी।
क्योंकि आप जहां जाओगे आपको एक वमन मिलेगा और 99 आपको समण मिलेंगे। पर वो समण आप उनको मानते नहीं, वो आपको समण मानते नहीं, तो आप टूटे हुए लोग लोग हो। जब टूटे हुए लोग हैं तो जब आपकी बेइज्जती होती है तो कोई बोलेगा नहीं, जब आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन होगा तो कोई देखेगा नहीं। पर जब आप सारे समण हो जाओगे तो ना आपकी बेइज्जती होगी, ना आपको कहीं डिस्क्रिमिनेशन होगा, ना कोई भेदभाव होगा, होगा ही नहीं, ये गायब हो जाएगा। पता नहीं चलेगा जिंदगी में कि ये कुछ हुआ था या नहीं हो, पर होगा जब जब आप इसी कंडीशन मानोगे कि मैं समन हूं। ये आपके माथे से निकलना चाहिए, आपके मुंह से निकलना चाहिए, आपकी आंखों में होना चाहिए, आपके दिल में होना चाहिए, आपके कागजों में होना चाहिए, आपके घर में होना चाहिए, आपकी मोटरसाइकिल पे लिखा होना चाहिए, आपके स्कूटर पे लिखा होना चाहिए, आपके हाथ में बिल्ला हो उसमें लिखा होना चाहिए, आपके घर में कैलेंडर है उस पर लिखा होना चाहिए, आपके हाथ में डायरी उस पर लिखा होना चाहिए, आपकी टी शर्ट पे लिखा होना चाहिए, आपकी अंगूठी में लिखा होना चाहिए, आपके लॉकेट में लिखा होना चाहिए, आपके कान में जो झुमके हैं उस पर लिखा होना चाहिए मैं समण हूं। तब जब आपके हर जगह से समण समण आएगा निकल के, तब सामने वाला कहेगा भाई बात ठीक कह रहे हो, बाकी सब हमारे भेदभाव बात के हैं, वो हमारा घरेलू मामला है। पर अब हमको अगर संवैधानिक कंडीशन पूरी करनी है तो हमको समण होना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई रास्ता है नहीं। ये रास्ता है। इस रास्ते में रुकावट कहाँ आएगी, दिक्कत कहाँ आएगी? रुकावट और दिक्कत आएगी अपने ही समण लोगों से, और आ रही है, आएगी नहीं, आ रही है। जो लोग अपने अपने राजनीतिक दफ्तर खोल के बैठे हैं, जिन्होंने अपनी अपनी जाति की दुकानें खोली हुई हैं, जिन्होंने अपने अपने संगठनों की कंपनियां खोली हुई हैं, जिन्होंने अपने अपने धार्मिक मतों के आश्रम मठ बना रखे हैं और उनको चला रहे हैं, उनमें पैसा आता है, उनमें दान आता है। जिन लड़कों ने अपने कुछ ना कुछ कोई ना कुछ संगठन बना रखे हैं जिसमें वो 14 अप्रैल का चंदा लेते हैं या बुद्ध का लेते हैं या रविदास जी का लेते हैं, ऐसे जितने लोग हैं जो इकट्ठे करने का काम कर रहे हैं और इकट्ठे करने के नाम पे और टूट रहे हैं, वो नहीं मानेंगे। ये गारंटी है, वो नहीं मानेंगे। कोई इक्का दुक्का मान ले तो ये अपवाद है, एक्सेप्शनल केस है, पर अधिकतर लोग नहीं मानेंगे। वो जानते हैं कि समन संघ जो काम कर रहा है वो दुनिया का सबसे बेहतरीन काम कर रहा है, पुराना काम है, पर वो नहीं करेंगे। उसके सबसे बड़ा रीजन ये है कि भारत के अंदर रोजगार की कमी है, और रोजगार की कमी के कारण कुछ लोगों ने इसी काम को रोजगार बना लिया। और बना क्या लिया, ये दरअसल पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा है, ये बन गया है। ये बन ऐसे गया है, हमारे लोग बहुत सीधे सच्चे और इमोशनल होते हैं। बाबा साहब का नाम लेके कहीं खड़े हो जाओ और एक पोस्टर लेके आ जाओ और एक पोस्टर लेके कहो और जय भीम बोलो, आपको 100 200 500 रुपये चंदा वैसे दे जाएंगे लोग। भगवान बुद्ध के नाम पे आप कहो कि हमें भगवान बुद्ध के बोधि विहार को मुक्त करना है, हमें उनके विहारों को छुड़ाना है, आपको 15 20 हजार रुपये वैसे दे देंगे लोग, ले जाओ। एक एक घर से आ जाएगा इतना इतना पैसा। आपको कहीं अगर लगता है कि गुरु रविदास जी के बारे में कोई बात करनी है और आप पैसे इकट्ठा करना है, तो आप खड़े हो जाओ, आपको दे जाएंगे लोग पैसे। लोग दे जाते हैं ये सोच के कि ये काम कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, पर काम करने वाले लोगों ने इसको बिजनेस बना लिया है, उनका व्यापार है। ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं मैं जिनके पास में कोई रोजगार नहीं है। और रोजगार, क्योंकि रोजगार हमारे जा चुके हैं, छिन चुके हैं, और नौकरियां हैं नहीं, तो करें क्या? तो जो ज्यादा पढ़ गए, ज्यादा लिख गए, या जिनको ये पता चल गया कि जन जागृति का काम है, वो शुरू में तो ठीक ठाक लगे, पर जैसे ही चंदा आया वैसे ही उनका धंधा शुरू हो गया। उन्होंने कहा ये काम बहुत अच्छा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें मुंह से बोलो, सामने वाले खूब इमोशनल करो, खूब उसको बाबा साहब का नाम लो, खूब बुद्ध का लो, और 3 बार बोलो कि बाबा साहब ने अपने चारों बच्चे देखो कुर्बान कर दिए और तुमसे जो 1,000 रुपये नहीं निकलते, और भगवान बुद्ध ने अपना घर छोड़ दिया, तुमसे 5,000 रुपये नहीं निकलते, और ज्योतिबा फूले को वहां लात मारी और बारात में उनको हटा दिया गया और तुमसे 500 नहीं निकलते। ऐसे ऐसे डायलॉग बोलो, पैसा आएगा, पैसा आता है। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि यहाँ दिल्ली के अंदर एक लड़का है, अब तो आदमी है, उसकी टांग पांग भी टूट टाट गई। उसने उसने शादी भी दूसरी की है, वैसे बुद्ध धर्म का काम करता है। वो यहाँ साल में एक बुद्ध धर्म का अ, फिल्मी गानों का एक कार्यक्रम लगाता है बुद्ध धर्म के नाम से, और पत्रकारिता का काम भी करता है। यहाँ तो उसकी चलती नहीं, तो आजकल बाहर वो पैसा ट्राई करता है। उसने अपनी बीवी छोड़ के और एक मॉडर्न लड़की से शादी भी कर ली, और फिर भी उसके बाद वो पूरा बुद्धिस्ट बना हुआ है। वो लड़का यहाँ पर एक साल में कार्यक्रम करता है बुद्ध पूर्णिमा पे, उसकी तैयारी करता है फरवरी के महीने से, बढ़िया सा पोस्टर निकालता है, बैनर निकालता है, लाइव संगीत करके, और फिर लोगों से चंदा इकट्ठा करता है। और उसको बाकायदा डायरी उसके पास में, बाकायदा उसको ये पता रहता है कौन कौन सी आसामी पैसा देती हैं,
और उसकी टीम काम पे लग जाती है, 4-5 लड़के हैं, 2-3 लड़कियां हैं, और वो जगह जगह जाके किसी 2,000 किसी 3,000 अच्छा खासा 10-15 लाख रुपए का टारगेट अपना पूरा कर लेते हैं। पूरी साल के लिए उनका बहुत रहता है। और वो जो टारगेट पैदा करते हैं तो वो इतने ट्रेंड हैं कि जब वो आते हैं तो वो ऐसी ऐसी कहानियां सुनाते हैं। हमारे बड़े बूढ़ों को खाना नसीब नहीं था, और हमारे बड़े बूढ़े ऐसे आसमान की तरफ मुंह करके देखा करते थे। फिर उनको दिखाई देता था कि देखो वहां चील उड़ रही है बहुत सारी, और जब चील उड़ती हैं तो सारे बड़े बूढ़े भागते थे उस चीलों की तरफ। तो चीलों में और बड़े बूढ़ों में झगड़ा रहता था, क्योंकि वहां पे मरा हुआ जानवर आया है, और मरा हुआ जानवर किसी ने फेंका है, तो चील हमसे पहले ना खा जाए। इसलिए सारे बड़े बूढ़े भगते थे और उस मरे हुए जानवर को काट के वहां से मांस लेके आते थे और उसे खाते थे। हमारी ऐसी स्थिति है, और बाबा साहब ने हमें कहां से कहां पहुंचाया, और तुमसे इस छोटे से कार्यक्रम के लिए 5,000 रुपये नहीं निकलते। ऐसे इमोशनल करता था वो। उसने मुझे बताया, जी मैं ऐसे पैसे निकालता हूँ, बताया उसने, क्योंकि मैं कोई भी बात बिना एक्सपीरियंस के नहीं बोलता। और लोग पैसे देते हैं, उसका बढ़िया काम चल रहा है, और साल में दो दो तीन कार्यक्रम लगाता है और मस्त रहता है, यही रोजगार है उसका। खैर हम इसलिए आलोचना नहीं करते क्योंकि यहाँ रोजगार ही नहीं है, तो लोगों ने बना लिया। लोग खूब रोजगार करें, हमें कोई एतराज नहीं है। पर भाई इस रोजगार में तुम हमारे बच्चों का और अब खुद अपने बच्चों का भी बेड़ा गर्क क्यों कर रहे हो? ये टेम्परेरी रोजगार से परमानेंट रोजगार नहीं मिलते। आप ये चंदा के नाम पे भीख मांग मांग के अपना घर चला सकते हो, कितने लोगों का चलेगा? 10,000 में एक आदमी का चलेगा, इतना ही रेशो आएगा। ये बाकी 9,999 जो लोग हैं तो भूखे मर जाएंगे। अगर आप झूठा काम करोगे, झूठा इनको बहकाओगे, तो इनका मिशन मूवमेंट से नाता खत्म हो जाएगा, रिश्ता खत्म हो जाएगा। ये फिर दूसरे सही काम करने वालों को देखेंगे नहीं, जानेंगे नहीं। इस समस्या की वजह से बहुत सारे लोग हमारे पीछे हट गए, पर चंदा लेने वाले आगे बढ़ गए। तो समन संघ इस बात का इलाज है, क्योंकि समन संघ चंदा नहीं लेता यहाँ पर, और ना ही चंदे की कोई पर्ची जिंदगी में कभी काटेगा। इसलिए लोगों का यकीन बढ़ता, जो दोबारा से बढ़ता जा रहा है और होता जा रहा है। तो सामने वाले को ये बातें जब आप बताओगे और यहाँ के 10 गोल्डन नियम बताओगे, और बातें बहुत लंबी चलेंगी, क्योंकि अब तो समन संघ का सार इतना बड़ा है कि कई कई घंटे कई कई दिन तक आप समझा सकते हो, बता सकते हो, कोई से भी क्वेश्चन आए कोई दिक्कत नहीं है। तब जाके कहीं कुछ बात हमारी बनेगी। तो वो पूछेगा आपसे हमें क्या करना है, करना क्या है हमें। संगठन संघ की सालाना में एक मीटिंग जाने में, या किसी स्टेट की एक मीटिंग से जाने में समस्या का समाधान नहीं होने वाला है। ये मैं यहाँ इसलिए बता रहा हूं क्योंकि समझ संघियों को साल में एक बार इकट्ठे होना चाहिए, स्टेट में होना चाहिए। उससे हमारे पूरे साल की या 6 महीने की एनर्जी का पता चलता है, हमारा जोश बढ़ता है। पर यह समस्या का समाधान नहीं है। ये एक टेम्परेरी अपनी चार्जिंग है, यानी कि जैसे हमारी गाड़ी चल रही है, बीच में बैटरी डिस्चार्ज हो गई तो हमने चार्ज कर ली, तो वो चार्ज हो जाती है। पर हमको परमानेंट चार्जिंग चाहिए, हमको पर डे की चार्जिंग चाहिए। पर डे अगर हम चार्ज नहीं होंगे तो काम नहीं करेंगे। तो पर डे चार्ज होने में कुछ लोग पर डे चार्ज हो रहे हैं, पर डे काम कर रहे हैं, यानी रोजाना काम कर रहे हैं। पर कुछ लोग रोजाना नहीं कर पाते, अधिकतर लोग, तो उनके लिए सन्निपात बाहुल है। आज का दिन सन्निपात बाहुल का दिन है, शनिवार है। इसको मैंने कई बार बताया, वीडियो में है, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं, क्योंकि कंसेप्ट लंबा होता है तो ज्यादा अच्छा नहीं रहता। तो वीडियो में देख लें। तो सन्निपात बाहुल हमारी वो रीढ़ की हड्डी है जो हमें दोबारा से खड़ा करेगी और दोबारा से हमारे सारे अधिकार दिलाएगी। लगभग बताएंगे आपको सन्निपात बाहुल के बारे में, और आपसे पूछ भी लेंगे जो जो ये स्टार्ट करना चाहते हैं। वो सन्निपात बाहुल में हम इकट्ठे होते हैं, शनिवार को इकट्ठे हों, या रविवार को इकट्ठे हों, या मंडे को इकट्ठे हों, या ट्यूसडे को इकट्ठे हों, या वीरवार को, किसी भी दिन इकट्ठे हों, सुबह हो दोपहर हो शाम हो, पर फ्रिक्वेंटली इकट्ठे हों, एक जगह पे इकट्ठे हों और एक टाइम पे इकट्ठे हों, और बैठे और कुछ नहीं करना है। चने खाओ, मुरमुरे खाओ, मूंगफली खाओ, तुम कैसे हो, आप कैसे हो, बच्चे कैसे हैं, पत्नी कैसी है, बहन जी कैसी है, भाई साहब कैसे हैं, शादी किसी की हुई नहीं हुई, ब्याह किसी का हुआ नहीं हुआ, बच्चा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, मोहल्ले में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उसके यहाँ कौन आया कौन गया, कपड़ा कहाँ सस्ता मिलता है कहाँ महंगा मिलता है, रोजगार क्या है, अखबार में क्या लिखा है, पॉलिटिक्स में क्या है, गुरु क्या कर रहे हैं, मत क्या कर रहे हैं, समन संघ का क्या नया आया क्या नहीं आया, समन संघ का क्या विचार है। जो टॉपिक आए, जो टॉपिक, उस पर बात करो। पर इकट्ठे एक दिन, हफ्ते में एक दिन एक बार एक जगह बैठना है, वो सन्निपात बाहुल है। सन्निपात बाहुल शनिवार के नाम से ही, सन्निपात के नाम से ही शनिवार पड़ा है। हमारा पुराना प्रोसेस है। और छोटी सी कहानी है इसके बारे में, क्योंकि पुराने समय में, जो बुद्ध से पहले की बात है, हम लोग जब इकट्ठा हुआ करते थे तो उस चर्या को सन्निपात चर्या बोला करते थे। उस सन्निपात चर्या से, उस सन्निपात बाहुल से, बाहुल माने अधिकतर लोग,
और सन्निपात माने सन्निकट सन्निकट इकट्ठा होना। तो बैठा करते थे। उसी से शनिचर बना, उसी से शनिचर्या बनी, और उसी से बाद में शनिचर बना। बाद में सह को सह कर दिया, और वो जो शनिचर है वो बाद में मनुष्य कर दिया, क्योंकि हम इकट्ठे होते थे इसलिए मनुष्य था। औरों के लिए, बमड़ों के लिए इसलिए मनुष्य था क्योंकि हम इकट्ठे होते थे। भला कोई दिन मनुष्य होता है क्या? और जिस दिन हम सारे इकट्ठे होंगे, अभी जैसे उसी को देख के जो मुस्लिम लोग इकट्ठे होते हैं जुम्मे के दिन, फ्राइडे के दिन, क्या उनके लिए मनुष्य है क्या वो फ्राइडे? या संडे के दिन जो क्रिश्चियन इकट्ठे होते हैं, क्या उनके लिए मनुष्य है क्या? क्या जो सरदार इकट्ठे होते हैं उसमें संडे के दिन, क्या उनके लिए मनुष्य है? तो उनके लिए मनुष्य है जो इकट्ठे नहीं होते, जिनको डर लगता है, जो चोरी करते हैं। हमारे लिए तो बहुत अच्छा है। इसलिए सन्निपात बाहुल इसका नाम है। सन्निचर्या सन्निपात बाहुल हम यहाँ करते हैं, और ये बहुत अच्छा प्रोसेस है। यही बताना है कि आप ये समन ग्रंथ पढ़ो, पोर्टल पे आओ, चर्चा करो, सवाल पूछो, जवाब पूछो, तर्क करो, वितर्क करो, और चाहो तो कुतर्क भी करो, और सन्निपात बाहुल करो, और इकट्ठे हो, और अपने दिमाग को खोलो। ओपन योर माइंड, अपने माइंड को खोलो, जंग जाति लेके आओ। ये संगठन जो ये जो जितने हमारे संगठन हैं, ये यही समस्या है, ये समाधान नहीं कर रहे हैं। इनको लगता है कि ये समाधान कर रहे हैं, दरअसल यही समस्या हो गए हैं। इस समस्या से अगर हम निकल जाएंगे तो फिर हम अपनी समस्या को खत्म करके समाधान तक पहुंच जाएंगे। फिर हमें कोई दिक्कत नहीं है, ना हमें कोई एजिटेशन करना है, ना हमें कोई पैसा इकट्ठा करना है, ना किसी को मारना है, ना किसी के बारे में बुरा कहना है, ना किसी की बुराई करनी है। सिर्फ इकट्ठे होना है, और जैसे ही हम इकट्ठे होंगे वैसे ही जीत जाएंगे, क्योंकि जो जो इकट्ठे हुए हैं वो जीते हैं। जहां जहां इकट्ठे हुए हैं वहां वहां जीते हैं। जैसे जैसे इकट्ठे हुए हैं वैसे वैसे जीते हैं। जितने जितने इकट्ठे हुए हैं उतने उतने जीते हैं। जो इकट्ठे हुए हैं वो जीते हैं, और जो इकट्ठे नहीं हुए हैं वो हमेशा हारे हैं। जुड़ेंगे, जीतेंगे। समन संग, हमारा संग, समणों का संग। मेरी किसी बात में अगर किसी को कोई आपत्ति या खराब लगी हो तो मैं संघ से हाथ जोड़ के माफी चाहता हूँ। संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे। संघं नमामि, संघं नमामि, संघं नमामि, संतों को वंदामि।